हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय बोर्स थ्योरी। इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय बोर्स थ्योरी ये अपने पढ़ेंगे। तो इसमें अपने क्या डिराइव करेंगे, इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। जो ये फॉर्मूला था जिसमें उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए इसको यूज़ किया था, इस तरह का फॉर्मूला था। तो इस तरह के फॉर्मूले को अपने किसी भी एटम के लिए जो है वो डिराइव करेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव होते हैं, सॉरी कैसे रेडिएशन जो है वो निकलती हैं हमारी स्पेक्ट्रम के अंदर, किस तरह से रेडिएशन जो है वो निकलती हैं स्पेक्ट्रम में, उनका रीजन जो है वो अपने इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसके अंदर जो यूज होगा अपना कॉन्सेप्ट, वो यूज होगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है उसको आप लोग नोट्स में देखेंगे तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी -mz² e⁻⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ n²। यहाँ पे m क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z क्या था, एटॉमिक नंबर e⁻⁴ क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस h क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट n क्या था, ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में अपना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो ये अपने को जो है पूरा फॉर्मूला आना चाहिए, तभी अपने इस डेरिवेशन को कर पाएंगे, नहीं तो फिर अपने को पहले ये डिराइव करना पड़ेगा फिर अपने फॉर्मूले को कर पाएंगे। तो इसलिए इसको आप 10-12 बार लिख के देखें, लर्न करें, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है क्योंकि इस डेरिवेशन में ये बेस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां तो हमने इसको छोटा भी कर लिया था, -13.6 इंटू z² अपॉन n², और इस टॉपिक में हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। ऐसा जो रिडबर्ग फॉर्मूला है उसका जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं किसी भी एटम के लिए, और बाद में हम उसको चेंज कर लेंगे किसमें, हाइड्रोजन के लिए। तो देखिए बोर के थर्ड पोस्टुलेट में, जो बोर थ्योरी थी उसके थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा कि रेडिएशन कब एमिट होती हैं, रेडिएशन कब एमिट होती हैं, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो उससे रेडिएशन जो है वो एमिट होती हैं। जैसे ये मान लीजिए लेवल है हाइड्रोजन के, ये है -13.6, ये है सेकंड का, ये है n=1 के लिए, n=2 के लिए, n=3 के लिए, और इसकी वैल्यू है मान लीजिए यहाँ इधर मैं लिख देता हूँ, n=1 के लिए -13.6, n=2 के लिए -3.4, n=3 के लिए -1.51। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं तो वो हायर लेवल, लोअर लेवल से हायर में जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन वापस हायर लेवल से लोअर में आता है तो उसमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है जो दोनों लाइन का डेल ई, उसके अकॉर्डिंग रेडिएशन जो है निकलती है, जिसकी एनर्जी जो है रेडिएशन की वो होती है h²। ऐसा किसने कहा, बोर ने अपने थर्ड पोस्टुलेट में कहा। अगर हमने इसको एक्साइट कर दिया फर्स्ट से थर्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को, तो अब वापस आते वक्त उसके पास दो रास्ते हैं। हो सकता है पहले वो एक रेडिएशन यहां से थर्ड से सेकंड आते हुए करे और फिर एक रेडिएशन और एमिट करे जो सेकंड से किस में आ रही है, फर्स्ट में आ रही है। हो सकता है पहले वो थर्ड से सेकंड में आए, सेकंड से फिर कौन से ऑर्बिट में आए, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आए। इसीलिए हमने देखा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग रेडिएशन की जो है वो निकलती है, नहीं तो अदरवाइज तो अगर सीधा ही थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो एक ही निकलती हो, तो फिर तो एक ही तरह की होनी चाहिए रेडिएशन। लेकिन हमने देखा उसके अंदर वैरायटी ऑफ रेडिएशन जो है वो निकलती है, क्योंकि जब हायर ऑर्बिट में जाता है इलेक्ट्रॉन तो वापिस आने के उसके पास में रास्ते जो है वो काफ़ी होते हैं, 3 से 2, 2 से 1। हो सकता है कि वो सीधा ही 3 से किस में आ जाए, इलेक्ट्रॉन 1 में आ जाए, तो तब भी इसमें से क्या एमिट होगी, रेडिएशन एमिट होगी। उसकी एनर्जी कितनी होगी, 13.6 और 1.5 के गैप के इक्वल, यानी कि 12.1 के गैप के इक्वल। ये थ्योरी किसने दी, बोर ने दी।
ठीक है, यहाँ पे En2 माइनस En1 इज इक्वल टू h न्यू। इसका क्या मीनिंग है? ये है एनर्जी ऑफ फोटोन या जो भी अपनी रेडिएशन निकल रही है। En2 क्या है? एनर्जी ऑफ हायर लेवल। En1 क्या है? एनर्जी ऑफ लोअर लेवल। यानी अगर 3 से 2 में आ रहा है, सबको मिटा देते हैं, 3 से 2 में आ रहा है, उस पर्टिकुलर केस में En2 का मतलब होगा थर्ड लेवल और En1 का मतलब होगा सेकंड लेवल। यानी En2 का मतलब हायर लेवल, En1 का मतलब क्या है? लोअर लेवल। ठीक है, रुक जाओ फिर 15 मिनट बाद। ठीक है, ये इसका मीनिंग होगा। तो अपने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं जो न्यू होता है ना, फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसीज होती है, उसकी वैल्यू होती है स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, जो लाइट है अपनी, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट, जो भी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होती हैं, उनकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल थी, इसीलिए लाइट को भी बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माना गया। ठीक है, जो अलग अलग थ्योरीज है लाइट के लिए, उसके अकॉर्डिंग न्यूटन ने इसको पार्टिकल नेचर का माना था। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो दूसरी वेव्स थी, इंफ्रारेड हो गई, एक्सरे हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, उन सब की जो थी अपनी वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी, स्पीड, फ्रीक्वेंसी नहीं सॉरी स्पीड जो थी वो कैसी थी? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल थी। इसीलिए लाइट को क्या माना गया बाद में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना गया। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है किसी भी रेडिएशन की, चाहे वो किसी भी तरह की हो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, तो उसकी स्पीड होती है c, और वेवलेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। तो यहां से अपने पास न्यू की जगह हम क्या रखेंगे? c अपॉन लैम्डा। तो हमारा यही जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? En2 माइनस En1 इज इक्वल टू h c ओवर लैम्डा, hc ओवर लैम्डा। ठीक है, और यहां से अपने पास एक फॉर्मूला आएगा, और वो फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू En2 माइनस En1 ओवर hc। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला अपना बन जाएगा। और इसको अपने और थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। सो इट विल बिकम 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन hc कॉमन, यानी कि हम बाहर लिख लेते हैं और अंदर हम लोग लिख लेते हैं ब्रैकेट में En2 माइनस En1। दैट्स इट। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला बना। ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर बनी अपनी फर्स्ट। कंप्लीट अभी फॉर्मूला नहीं आया है, अभी ये कंप्लीट फॉर्मूला जो है वो नहीं आया। अभी हमने सिर्फ क्या किया है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने बनाया है। En2 माइनस En1 इज इक्वल टू 1 अपॉन hc। ये हमने इसलिए ऐसा किया है ताकि इस फॉर्म में अपने इसको ला सकें, क्योंकि इस फॉर्मूले में लेफ्ट साइड क्या थी? 1 अपॉन लैम्डा, रिडबर्ग फॉर्मूला। आगे देखते हैं। अब अगर हम En2 की वैल्यू देखें तो वो क्या आएगी? इस फॉर्मूले से माइनस m जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और n2 स्क्वायर। और En1 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस m जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n1 स्क्वायर। भी इस n की जगह पे हायर लेवल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया n2 से। n2 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, n2 का मतलब 2 नहीं है, n2 हायर लेवल हो सकता है, जैसे थर्ड 3, और n1 क्या हो सकता है? सेकंड लेवल यानी 2।
ठीक है, तो ये जो n है ये हम n2 मतलब हायर ऑर्बिट का नंबर और n1 यानी लोअर ऑर्बिट का नंबर, उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली? En2 और En1 की वैल्यू हमने फाइंड की। ठीक है, अब पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज ऑफ En2 and En1 in equation number 1। इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज को पुट करें, we will get 1 upon lambda is equal to 1 upon hc multiplied by n2 पुट करना है पहले अपने को, माइनस mz स्क्वायर e रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस ये माइनस तो आया इससे, और अब n1 के साथ में भी कौन सी वैल्यू है? माइनस की है, तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगी। इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू mz स्क्वायर e रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n1 स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया, n1 स्क्वायर इतना अपना हमने किया। ठीक है, अब ये हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये जो पूरी टर्म है इसके अंदर से देखिए, दो स्टेप में चलो अलग अलग कर देता हूं, अच्छा इजी हिसाब को समझ आ जाएगा। 1 अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एच सी मल्टीप्लाइड बाई माइनस एम जेड स्क्वेयर ई रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर n2 स्क्वेयर प्लस m z स्क्वेयर e रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर n1 स्क्वेयर। दिस इज ठीक है। अब इसमें जब अपने देखेंगे, जो अपनों ने ये जो टर्म निकाली है लास्ट वाली, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से विजिबल है आप लोगों को। अब ये जो टर्म अपनों ने निकाली है यहां पे, ठीक है, इस टर्म के अंदर आप देखिए कि एक तो ये माइनस का ये उधर चला जाएगा, ये प्लस वाला इधर आ जाएगा, और इस टर्म के अंदर ये पूरी चीज जो है ये क्या है? कांस्टेंट है। इधर से ये पूरा जो है ये क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे को जब अपने कॉमन लेंगे तो यहां पे h भी है पहले से, तो इस h का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। इस h का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इसको, इट विल बिकम 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन h क्यूब c। पहले तो h को ही लिख दिया मैंने, h क्यूब कर दिया। उसके बाद 8 भी आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, और ऊपर जो है वो क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा m कॉमन, z स्क्वायर कॉमन, e की पावर 4 कॉमन, और ब्रैकेट अपने स्टार्ट करेंगे। जब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z जो है वो भी किसी केस में कांस्टेंट ही रहेगा, जिस भी एटम की अपने बात करेंगे, जिसके रेडिएशन की बात करेंगे। e की पावर 4 कांस्टेंट, h का क्यूब हो गया, c वैसे का वैसे ही रहा, और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया। तो इतना आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो एक बार नोट जरूर कर लें इसको।
चलिए, तो इसको अपने और सिंपलीफाई करें। मैं दोबारा से इस स्टेप को यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाए। दोबारा से लिखते हैं तो देखिए 1/λ इज इक्वल टू आ जाएगा अपना mz² e⁴ (8h³ ε0² इंटू c 1/n1² माइनस 1/n2²। अब यहाँ पे अगर अपने डिफरेंट अगर एटम्स की बात करेंगे तो जेड अपना जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। एक ही एटम की बात करेंगे जेड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन बाकी जो इसके अंदर जितना भी कुछ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट। तो इस सब को जो है m e⁴ (8h³ ε0² और c, इसको लिख दिया रिडबर्ग ने रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू भी इन्होंने दी अपने को सॉल्व करके। इसको r से लिखा गया और r की वैल्यू इन्होंने दी 0.09737 इस तरह की इन्होंने अपने को वैल्यू भी दी। और इसकी जो यूनिट थी वो थी 10⁷ मीटर इनवर्स। ये कैसे आई है वैल्यू? रिडबर्ग ने इन सब वैल्यूज को पुट किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू को, 8h³ को, ε0² को और सी को, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट को, सब कुछ किया। तो उसके बाद जो कांस्टेंट की वैल्यू आई वो आई 1.097373 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। दिस इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू या इसकी यूनिट के ऊपर भी आया है कि इसकी यूनिट क्या, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, इस पे भी कई बार क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो यहां से अपने पास अगर हम इस सब को r लिखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा विच इज अ जनरल फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू r(z²), क्योंकि z को हमने अभी इसमें नहीं लिया था, वो किसी भी एटम के लिए अलग अलग z होगा, इसलिए 1/n1² माइनस 1/n2²। ये भी दिस इज रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर एनी एटम, किसी भी टाइप के एटम के लिए ये रिडबर्ग फॉर्मूला है। फॉर हाइड्रोजन एटम, for hydrogen atom Z is equal to 1, so formula will become 1/λ is equal to is equal to R multiplied by 1/n1² minus 1/n2²। ये Z² को क्या कर दिया इन्होंने, Z की जगह पे क्या पुट किया 1, तो अपने पास 1/λ विल बी इक्वल टू R 1/n1² माइनस 1/n2²। ये आई, ठीक है। तो मेनली इस डेरिवेशन में अपने को E की वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद जो है हमने सिर्फ वैल्यूज को ओनली पुट किया है और कुछ जो चीजें कॉमन थी वो उन्होंने कॉमन ली। अब क्या है, इन्होंने सभी सीरीज को डिफाइन किया। जैसे लाइमैन सीरीज है, लाइमैन सीरीज हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये किसी भी एटम के लिए है रिडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। जो आपके न्यूमेरिकल है उसके अंदर कई बार लिखा जाएगा हाइड्रोजन लाइक, एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसकी वेवलेंथ फाइंड कीजिए जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, यानी n2 है 3, n1 है फर्स्ट। तो हाइड्रोजन लाइक जब आपको लेना है तो Z कितना लेना है जो उसका होगा। जैसे मान लो लिथियम लिया आपने, तो लिथियम में Z की वैल्यू आपको क्या लेनी है 3 लेनी है। हाइड्रोजन लाइक वो इसलिए है क्योंकि वो इस तरह से उसको आयनाइज किया गया है, जैसे लिथियम +2, ये हाइड्रोजन लाइक है। हीलियम
+1। ये आयन भी हाइड्रोजन लाइक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि Z की वैल्यू कब अपने को पुट करनी है न्यूमेरिकल में, जब हाइड्रोजन लाइक दिया हुआ है। अगर हाइड्रोजन दिया गया है तो Z की वैल्यू क्या रखनी है, 1, यानी ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, अब इन्होंने सभी सीरीज को कैसे डिफाइन किया, देखिए जो वैल्यूज आई थी लाइमन सीरीज की 912 वाली या 1216 आर्मस्ट्रांग वाली, वो इसी पे बेस्ड आई, वो इसी फॉर्मूले पे ही आई। कैसे आई देखिए, जब लाइमन सीरीज के लिए उन्होंने n1 इज इक्वल टू 1 लिया और n2 इज इक्वल टू 2 लिया या 3 लिया या 4 लिया और फॉर्मूले में जब पुट किया, कौन से फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में 1/r इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/, यहां पे क्या आ जाएगा n2 की जगह पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 2 3 4 ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। तो इन्होंने देखा जितने भी लैम्डा मिल रहे हैं वो लैम्डा लाइमन सीरीज के हैं, यानी उनका मैक्सिमम जो है वो 1216 आर्मस्ट्रांग से कम वाला है और मिनिमम जो है वो 912 आर्मस्ट्रांग से ज्यादा वाला है। उस रेंज के अंदर वो लैम्डा की वैल्यूज आ रही हैं, अपने भी रख के देख सकते हैं। n1 की जगह 1, n2 की जगह 2 रख के अपने इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी लैम्डाज आएंगे 2 रखकर, फिर 3 रखकर, 4 रखकर, तो उनकी वैल्यूज जो है वो आर्मस्ट्रांग के अंदर रहेंगी इस रेंज में, जो लाइमन सीरीज की रेंज होती है 912 आर्मस्ट्रांग से 1216 आर्मस्ट्रांग, ये रहती है ना। तो यहां से उन्होंने क्या पता लगा अपने को कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट में आएगा तो लाइमन सीरीज जनरेट होगी, किसी से भी, सेकंड से आए, थर्ड से आए, फोर्थ से आए, तो कौन सी स्टेट आएगी, लैम्डा जो मिलेगा वो कौन सी सीरीज का होगा, लाइमन का होगा। इसी तरह से बामर सीरीज के लिए, बामर सीरीज के लिए इसी से ही बना है, रिडबर्ग के फॉर्मूला से 1/λ इज इक्वल टू r। बामर सीरीज के लिए n1 इज इक्वल टू 2, n2 इज इक्वल टू 3, 4 5 कुछ भी हो सकता है। यानी अगर अपने इसको सॉल्व करेंगे अगर अपने इसको सॉल्व करेंगे 3 रखकर, 4 रखकर, 5 रखकर, इसको रखना है 2, ये फिक्स कर दिया उन्होंने कि जो ग्राउंड जिसके अंदर आ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो कौन सी स्टेट का है, 2 का। वो कौन सी स्टेट में लेके आना है, उसको 2 में लेके आना है। कौन सी सीरीज के लिए, बामर सीरीज के लिए। तो जितने भी वेवलेंथ आएंगे, इसको 2 रखकर, इसको 2 से आगे 3 4 5 करके, तो वो पूरे के पूरे जो है वो कौन सी सीरीज को रिप्रेजेंट करेंगे, बामर सीरीज को। उनकी जो रेंज है वो बामर सीरीज की वेवलेंथ की रेंज में होगी। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन हुआ बोर मॉडल से कि अगर किसी भी ऑर्बिट से, थर्ड से, सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो जो लैम्डा आएगा वो लाइमन सीरीज का होगा, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से सेकंड में आएगा तो वो बामर सीरीज का होगा, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से थर्ड में आएगा तो वो पाश्चम सीरीज का होगा। पाश्चम सीरीज के लिए यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट के लिए n1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और फुल के लिए n1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो ब्रैकेट में 3 के आगे से जब आएगी, क्योंकि देखो एक्साइटेड स्टेट से जब वापस आता है तो निकलते हैं, इसीलिए इस वैल्यू को उन्होंने क्या दिया है, इससे हमेशा बढ़ा दिया। अगर यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे 2 से शुरू होगी, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 3 से शुरू होगी वैल्यू। इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया कि किस से किस में ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन होने का मतलब इलेक्ट्रॉन किस से किस में आएगा, कौन से लेवल से कौन से लेवल में आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है सीरीज वो निकलती है। ये आपकी बुक में पेज नंबर 314 पे डायग्राम है। ये डायग्राम इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको इसको लर्न करना है, ये नोट्स में भी बनाए हुए हैं। पहले रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइमन सीरीज, फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बामर सीरीज को, फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाश्चम सीरीज को। भी अगर n इज इक्वल टू 7 6 5 4 3 2 1 से कहीं से भी आए, 1 में आएगी तो वो कौन सी सीरीज होगी, लाइमन, 2 में आएगी तो बामर, 3 में आएगी पाश्चम, 4 में आएगी ब्रैकेट, 5 में आएगी तो फुल सीरीज होगी। ठीक है। और जो किसी भी सीरीज का जो मैक्सिमम पॉइंट होता है
उसको बोलते हैं सीरीज लिमिट, यानी जो मैक्सिमम जो आर्मस्ट्रांग मिलेगा उसको बोलते हैं सीरीज लिमिट, जिसे लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट है 1216 आर्मस्ट्रांग, 1216 आर्मस्ट्रांग जो मैक्सिमम मिलेगा। और मैक्सिमम हमेशा कब मिलता है? उस सीरीज में जो है वो मैक्सिमम जो है अपने को बॉम्बर के अंदर क्या मिलता है? मैक्सिमम बॉम्बर सीरीज का मैक्सिमम जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था 6563 आर्मस्ट्रांग। ठीक है, इस तरह से अलग अलग जो है अपने को मैक्सिमम और मिनिमम आपको वैल्यूज पिछली क्लास में मैंने बताई थी, उसको भी यहाँ पे आपको लिखना रहता है और ये अपना पूरा टॉपिक है। ठीक है, एक तो रेडबर्ग फॉर्मूला आपको डिराइव करना होगा। देखिए अगर सिंपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का है तब तो आपको ओनली एक्सप्लेनेशन करनी है, अगर बोर मॉडल से का है तो आपको ये करना है, मेनली यही इंपॉर्टेंट है बोर मॉडल से आप, क्योंकि इसमें पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है कि कैसे लाइमन सीरीज बनी, कैसे बॉम्बर बनी, कैसे पास्चन बनी, कैसे फुंड बनी, ब्रैकेट बनी, जो भी। इसलिए ये वाला आपको लर्न करना है। जो इससे पहले हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी सीरीज होती है, जो बॉम्बर फॉर्मूला है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सप्लेनेशन अगर करना है तो बोर मॉडल से ही उसको किया जाएगा। न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके, वो आपको मेनली लैम्डा के लिए है, कुछ कुछ न्यूमेरिकल जो है वो फ्रीक्वेंसी के लिए भी है, तो उनको अपने को कैसे करना है, उसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है अपने को, फ्रीक्वेंसी वाले के अंदर ये फॉर्मूला यूज करना है, एच न्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जैसे 1/λ के लिए फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला किसके लिए था, ये फॉर्मूला 1/λ के लिए था, तो उसमें क्या होगा, ये फॉर्मूला जैसे 1/λ के लिए था तो उसके अंदर क्या होगा, 1/λ इज इक्वल टू था r(z²) 1/n1² माइनस 1/n2²। तो उसमें अपने जानते हैं कि जो अपना hc/λ जो है उसकी वैल्यू होती है h न्यू के इक्वल होती है, यानी अपने जो लैम्डा है उसको अपने लिख सकते हैं, अपने जो c/λ जो होता है इसकी वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी, अरे c/λ की जो वैल्यू होती है न्यू, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं c/न्यू। उसको अपने इसमें पुट करके फॉर्मूला को चेंज भी कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला जो चेंज होगा वो होगा ν/c, ν/c इज इक्वल टू r(z²) 1/n1² माइनस 1/n2²। ये यूज होगा न्यूमेरिकल्स वगैरह में, जो फ्रीक्वेंसी वाइज दिया हुआ है। एनर्जी वाइज दिया हुआ है तो En2 माइनस En1 इज इक्वल टू hc/λ जो है वो भी दिया हुआ है इसके अंदर, उसमें भी यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। तो उन सब के अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं, कुछ न्यूमेरिकल हार्ड है, कुछ ईजी हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।